बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर नासिर अब्बास है। मैं पीडियाट्रिक हीमेटोलॉजिस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ और इंचार्ज हूँ बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट का चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में। आज हम तफसील में जिस बीमारी पर बात करेंगे वो है थैलेसीमिया। हर शख्स ने तकरीबन इसका नाम सुना हुआ होगा थैलेसीमिया के, और अक्सर ख़ानदानों में ये बच्चे मौजूद होंगे। खून की वो बीमारी है जिसमें बार बार बच्चे को खून लगाना पड़ता है, क्योंकि उसका अपना खून बनता है और टूटता है, बनता है टूटता है। आज हम डिस्कस करेंगे कि ये होती क्यों है, इसमें तरीका इलाज क्या है और क्या अपनाया जाए कि हमारा बच्चा मरीज़ बिल्कुल ठीक हो जाए। थैलेसीमिया एक जीन्स की बीमारी है, जेनेटिक बीमारी है। ये ख़ानदान में चल रही होती है, इस तरह बहुत सारी और बीमारियों की तरह। और इस बीमारी में जो खसूसियत है वो ये है कि ये माँ बाप दोनों तरफ से आती है। अगर माँ या बाप में किसी एक तरफ कहीं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो तो ये बच्चे में बीमारी नहीं आती। अगर माँ में भी थोड़ी बहुत हो और बाप में भी मौजूद हो तब ये बच्चों में आती है, और बच्चों में फिर इनको खून लगाना पड़ जाता है। हम इसको अगर ये बात करें कि अगर माँ में भी थैलेसीमिया मौजूद है माइनर सा और बाप में भी मौजूद है, तो तकरीबन 25% उम्मीद है, 25% चांस है कि हर बच्चा जो पैदा होगा उसमें थैलेसीमिया के चांस 25% होगा कि हर बच्चे में कि थैलेसीमिया हो सकता है। इसकी हम बेसिकली बात करते हैं, अक्सर जगह आपने सुना होगा जी वो थैलेसीमिया माइनर है, थैलेसीमिया माइनर है। तो मैं एक बात वाज़ेह बताता चलूँ कि थैलेसीमिया माइनर कोई बीमारी नहीं है। उस मरीज़ में कोई साइन सिम्टम्स नहीं है कि थैलेसीमिया माइनर होगा। थैलेसीमिया माइनर का मतलब सिर्फ ये है कि वो अपने बच्चों में ट्रांसमिट कर सकता है, और हमारे पूरे पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद है, बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ हैं जिनमें थैलेसीमिया माइनर मौजूद है कि वो ख़ुद तो बीमार नहीं होते मगर आगे ट्रांसमिट कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि शादी के बाद या शादी से पहले जब आप प्लान करें तो ज़रूर थैलेसीमिया के टेस्ट करवाएं पेरेंट्स अपना, ताकि अगर उनमें मौजूद है, किसी एक में मौजूद है, कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर दोनों थैलेसीमिया माइनर हैं तो फिर बच्चे का टेस्ट करवाना लाजमी है पैदाइश से पहले। हम जिसे कहते हैं CVS करते हैं हमल के तकरीबन कोई 12वें हफ्ते पे देखने के लिए कि बच्चे में थैलेसीमिया आ तो नहीं रहा। अच्छा, ये तो हो गया कि अगर पेरेंट्स में थैलेसीमिया माइनर है, बच्चे में कितना चांस मौजूद है। अब थैलेसीमिया हो गया, बच्चा हमारे पास है, हमारे ख़ानदान में है थैलेसीमिया का, हमारे पास क्या तरीका इलाज मौजूद है। अब एक चीज़ मैं बड़ी वाज़ेह कर दूँ, अब वो ये टाइम नहीं रह गया दुनिया में जहाँ हम कहें थैलेसीमिया नाकाबिल इलाज है। अब इसका मुकम्मल इलाज मौजूद है और बच्चे अपने बाकी ज़िंदगी सारी नॉर्मल गुजार सकते हैं, सारी ज़िंदगी, यानी कि जिस तरह 60-70 जितनी 80 ईयर ज़िंदगी होती है नॉर्मल गुजार सकते हैं। हमें क्या करना चाहिए? तरीका इलाज की अगर हम बात करें थैलेसीमिया में, तो पहला तरीका इलाज तो वही है जो इस टाइम हम पूरे पाकिस्तान में कर रहे हैं, और वो है खून लगाना। हमारी बहुत सारी यहाँ पे फाउंडेशन मौजूद हैं जो थैलेसीमिया के बच्चों को खून अरेंज करके देती हैं और खून लगाते रहते हैं बच्चे। लेकिन इस तरह के इलाज में एक मसला ये है कि अगर हम बच्चे को ट्रांसफ्यूजन करते रहें, खून वक्त पे लगाते रहें, और लोग उसके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमारी कई सोसाइटीज़ वर्क कर रही हैं, इसके बावजूद भी बच्चे की ज़िंदगी 20-25 साल से ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि ज़्यादा खून लगाने की वजह से अपनी कॉम्प्लिकेशंस आनी शुरू हो जाती हैं, जिसमें एंटीबॉडीज़ बननी शुरू हो जाती हैं, और खून की ज़रूरत वक्त के साथ साथ बढ़ती जाती है। मसलन अगर शुरू में 1 महीने बाद खून लगता था तो कुछ अरसे बाद वो आधे महीने पे लगना शुरू हो जाएगा, फिर 1 हफ्ते पे लगना शुरू हो जाएगा, और बच्चा अपनी ज़िंदगी हार जाएगा। दूसरा बड़ा मसला जो खून लगाने की वजह से होता है वो होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा खून लगाते हैं किसी बच्चे को, उसमें फौलाद की ज़्यादती बहुत ज़्यादा हो जाती है, और जिस समय ये फौलाद जिगर में, तिल्ली में, गदूद में, ब्रेन में, कई दिल के अंदर हर जगह ये इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। और इस फौलाद की वजह से जहाँ जिस जिस्म के जिस हिस्से में ये फौलाद इकट्ठा होता है वो अपना काम करना छोड़ देता है। हार्ट फेलियर के चांस हैं छोटे छोटे बच्चों के अंदर, लिवर काम करना छोड़ देता है, तिल्ली बहुत बढ़ जाती है, और इस तरह ये बच्चे अपनी ज़िंदगी जो है ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 साल तक जीते हैं और उसके बाद अपनी ज़िंदगी हार जाते हैं। जो लोग थैलेसीमिया में ट्रांसफ्यूजन करा रहे हैं उनको मेरे 2-3 चीज़ें बड़ी वाज़ेह पैगाम हैं। नंबर 1 कि आप जहाँ से भी खून लगवा रहे हैं वो प्रॉपर स्क्रीन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम थैलेसीमिया के बच्चों को खून लगाते उनको हेपेटाइटिस B, C, HIV करा दें। एक और चीज़ जो मैं थैलेसीमिया के फाउंडेशन से कहना चाहूँगा कि अब इस ट्रेंड को छोड़ दें कि बच्चे की HB बहुत कम हो के 6-7 पे आ जाएगी हम फिर खून लगाएंगे। नो, आप जितने भी ट्रांसफ्यूजन प्लान चल रहे हैं उनको चाहिए कि बच्चे की हीमोग्लोबिन 10 से ऊपर रखें। 10 से ऊपर क्यों रखें? अगर आप 10 बच्चे की हीमोग्लोबिन रखते हैं तो बच्चे की जिगर तिली नहीं बढ़ती, ठीक है फौलाद बढ़ता है मगर जिगर तिली नहीं बढ़ती, और अगर जिगर तिली ना बढ़ी हुई हो तो बच्चा बहुत अच्छा कैंडिडेट हो सकता है किसी भी उम्र में ट्रांसप्लांट का। इसीलिए तमाम वालिदैन से जो थैलेसीमिया के बच्चों के वालिदैन हैं और जो वो लोग जो थैलेसीमिया की केयर कर रहे हैं उनको मेरा पैगाम होगा कि आप बच्चे की HB 10 से ऊपर रखें, नंबर 1। दूसरे नंबर पर यह कोशिश करें कि जब खून लगाना है तो करीबी रिश्तेदार का खून मत लगाइए, चचा का, मामू का, ताया का, पापा का, इनके खून मत लगाइए, क्योंकि ये बात जब हम ट्रांसप्लांट प्लान करते हैं बाद में किसी बच्चे का तो ये चीज़ हमें बहुत
ہمارے ہنڈرنس آتی ہے کیونکہ اینٹی باڈیز بن چکی ہوتی ہیں اور ٹرانسپلانٹ ریجیکٹ ہونے کے چانس ہوتے ہیں۔ اچھا، ایک اور چیز جو تھیلیسیمیا کے طریقہ علاج میں آئی ہے وہ ہائیڈروکسی یوریا۔ تمام والدین ہمارے پاس آتے ہیں، بچے آتے کہ جی ہم نے نئی دوائی سنی ہے کہ اس کی وجہ سے بچے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ایک تو نئی دوائی نہیں ہے، یہ تقریباً ہم لوگ بہت عرصے سے یوز کر رہے ہیں، اور تھیلیسیمیا کے بچوں میں سے صرف 10% چانس ہے کہ اگر ہم یہ دوائی یوز کریں تو یہ دوائی کارگر ثابت ہوگی، صرف 10%۔ 90% میں میڈیسن یہ اثر نہیں کرتی، مگر پھر بھی ہم چانس ضرور دیتے ہیں، اور ہم لوگ جینز کے انالیسس کراتے ہیں جس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے دوائی شروع کراتے ہی کہ کیا یہ دوا اس بچے پہ اثر کرے گی اور نہیں یا نہیں کرے گی۔ ہمارے پاس ایسے بچے ہیں جو ہائیڈروکسی یوریا پہ ہیں اور اس کی وجہ سے وہ اب ان کو خون نہیں لگ رہا ہے، لیکن ایسے بہت شاذ و نادر ہوتا ہے اور بہت کم ہوتا ہے ایسا۔ جب ہم کسی بچے کو خون لگاتے رہتے ہیں تو اس کا، جس طرح میں نے بتایا، کہ فولاد جسم میں بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس طریقہ علاج میں خون لگانے میں جو اگلا سب سے بڑا مرحلہ آتا ہے وہ ہوتا ہے کہ ہم فولاد کیسے کم کریں۔ ہمارے پاس میڈیسنز اویلیبل ہیں، طریقہ علاج موجود ہے جو بہت کاسٹلی ہے، اس میں خرچہ ہوتا ہے۔ ہماری فاؤنڈیشنز بہت ساری ہیں پاکستان میں جو کام کر رہی ہیں ان بچوں کے لیے، اور میڈیسن انہیں ارینج کر کے دے رہی ہیں، مگر اس کے باوجود بھی ہم میڈیسن دیتے ہیں تو فولاد کا لیول ایک حد تک کوشش رہتی ہے کہ قابو آ جائے، لیکن اگر پراپر میڈیسن نہ لی جائے، پراپر وقت میں نہ لی جائے یا درمیان میں چھوڑ دی جائے تو فولاد کا لیول بڑھتا چلا جاتا ہے اور یہ مریض کے لیے جان لیوا ثابت ہوتا ہے۔ تو جب ہم اس کی ٹریٹمنٹ کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم مریضوں سے 2 چیزوں کی بات کرتے ہیں۔ نمبر 1، یہ بچہ تھیلیسیمیا کا اس دنیا میں آ گیا، یہ ہمارے بس میں نہیں تھا، لیکن اگلا بچہ آپ کا تھیلیسیمیا کا اس دنیا میں اگر آئے گا تو ہماری غلطی ہوگی، اس کا مطلب ہے ہم لوگوں نے اس میں لاپرواہی کی ہے۔ اس لیے جب بھی اگلے بچے کو پلان کریں تو ضرور پہلے اس کے چیک اپ کروائیں، مدر کا، اس کے CVS کا ٹیسٹ کروائیں، تاکہ اندازہ ہو سکے کہ بچوں کے تھیلیسیمیا ہے تو نہیں۔ اور جو ٹرانسفیوژن میں بچہ ہو اس کو وقت پہ ٹرانسفیوژن کرائیں، اس کے جگر تلی کو نہ بڑھنے دیں۔ اگر فولاد بڑھ بھی جاتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، ہم اس کو مینیج کر لیں گے، اور آپ اسے الٹیمیٹ ٹرانسپلانٹ پہ لے کے جائیں۔ اگر بچے کا وقت پہ ٹرانسپلانٹ ہو جاتا ہے، جو ہم کر رہے ہیں پاکستان کے اندر اس وقت، تو تقریباً 80% چانس ہے کہ آپ کا بچہ نارمل زندگی گزار سکے گا۔ اب ٹرانسپلانٹ ہم کن بچوں میں کرتے ہیں اور کن میں نہیں کر سکتے، اس کے لیے پھر ہم سیکنڈ پارٹ میں آپ سے بات کریں گے اور بتائیں گے کہ ہم کیا کریں ایسا کہ بچہ ٹرانسپلانٹ کے قابل ہو، ٹرانسپلانٹ کے لیے سب سے اچھی عمر کون سی ہے، اور ہم کیا ایسے پریکاشنز لیں کہ ہمارا ٹرانسپلانٹ کامیاب ہو سکے۔ تھینک یو۔